हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो कि रिसेंटली हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पायलट बेसिस पे इंट्रोड्यूस करा हुआ है पॉपुलेशन में, जिसमें हम देख रहे हैं कि 14 इयर्स की जो बच्चियां हैं वो सबसे पहले हमने उनको बेनिफिशरीज़ बनाया हुआ इस प्रोजेक्ट में। तो इसमें जितनी भी थोड़ी सी क्वेरीज़ रहती है, चाहे वो वैक्सीनेटर की रहती हो या जनरल पब्लिक की, तो उन क्वेरीज़ को हम देख के उनको सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे इस वीडियो में। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करने का क्या मोटो है एक्चुअली? तो इसका मोटो है कि सर्विकल कैंसर जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये अपनी पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करा हुआ ये वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली होता क्या है? सर्वाइकल कैंसर जो यूट्रस होता है, बच्चादानी होता है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इस सर्विकल कैंसर में देखा गया है कि लगभग 99.7% तक जितने भी कैंसर्स होते हैं वो इसी ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस के परसिस्टेंट इन्फेक्शन से होता है, जो कि हमारे जेनिटल ट्रैक्ट में इसके परसिस्टेंट इन्फेक्शंस रहते हैं। उसी की वजह से देखा गया है कि 99.7 जितने तक जो केसेस होते हैं, 99.7% तक वो इसी से होते हैं। और ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयर है। ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस हर एक इंसान को लगभग ज़िंदगी में एक आध बार इफेक्ट कर ही लेता है, मगर इसके इन्फेक्शन के बाद हर एक इंसान सिम्टोमेटिक नहीं होता। एसिम्टोमेटिकली रिजॉल्व भी हो जाता है ये। जैसे हमने देखे हैं कि वायरल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं वो एक दो हफ्ते में खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। वैसे ये भी ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस जिनकी इम्यूनिटी ठीक ठाक हो तो ये ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यही ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस बार बार इन्फेक्ट करके उनमें सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। तो ग्लोबली हमने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी हुई है टू एलिमिनेट दिस सर्वाइकल कैंसर बाय 2030, एंड वी हैव 90-70-90 काइंड ऑफ अप्रोच फॉर दिस। इसमें हम ये 90-70-90 का अप्रोच क्या है कि 90% जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जितनी भी महिलाएं, जितने भी वुमन हैं, उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। तो 70% जो भी इस एज ग्रुप की है उनको अप टू 35 जितनी भी है, तो उनको मतलब अप टू 35 भी ले सकते हैं, या कुछ केसेस में अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज की वुमन जो है उनको हम स्क्रीन करेंगे प्रॉपरली ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस के इन्फेक्शन के लिए या सर्वाइकल कैंसर के लिए, आई मीन से कि उनको स्क्रीन किया जाएगा। और 90% फिर जितने भी आइडेंटिफाइड केसेस हैं उनमें हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इन्वेसिवली मैनेज करें या प्री कैंसर जितने भी उनके स्टेज हैं उनको ट्रीट करें। ऐसा करके 90-70-90 जो हमारी स्ट्रेटजी है, इससे वर्ल्ड ओवर हमें ये लगता है कि लगभग लगभग 2030 के आसपास हम इस कैंसर को एलिमिनेट कर पाएंगे। और ये शायद एक आध ऐसा ही कैंसर है जिसको वर्ल्ड ओवर एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। इसके बाद हम ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे इसका। ग्लोबली ये जो है सर्विकल कैंसर फोर्थ नंबर पर मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमन में, औरतों में। पहला ब्रेस्ट है, उसके बाद लंग है, फिर कोलोरेक्टल है, और फिर सर्विकल कैंसर। ये मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ। तो इसकी इंसिडेंस 14.1 है, तो और इसकी मोटिलिटी 7.1 है इन पर लैक वुमेन, दोनों में इन पर लैक वुमन। तो इसके बाद अगर हम इसी चीज़ को इंडियन सिनेरियो में देखें तो ये, जैसे कि मैंने कहा, ग्लोबली जो सर्विकल कैंसर है फोर्थ लीडिंग है, हमारे इंडिया में सेकंड लीडिंग है कैंसर है किन में, औरतों में। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी इंसिडेंस वो 11.6 पर लाख वुमेन है, और मोर्टेलिटी है 5.1 पर लाख वुमेन। ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस के बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी ले लें तो ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस जो है पेपिलियोमा विरिडी फैमिली से बिलोंग कर लेता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है इसका। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक टाइप का है ये।
लगभग लगभग हमने देखा है कि 17 इसकी टाइप्स है ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस की। जैसे कोविड आया था तो कोविड में भी हमें बताया जाता था कि आज नई स्ट्रेन आई है कोविड की, मतलब एक ही स्ट्रेन नहीं थी कोविड की, अलग अलग स्ट्रेन थी। वैसे करके ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस में भी अलग अलग टाइप्स है, 17 टाइप्स रफली है। मगर इनमें 16 और 18 वाला जो टाइप है, ये जिसका हम कहेंगे कि यही सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर लेता है, यही 16 और 18 वाला वेरिएंट ही ज़्यादा जो सर्विकल कैंसर्स है वो काज कर लेते हैं। 16 और 18 में भी अगर हम देख ले तो 16 वाला जो है वो 18 से भी ज़्यादा खतरनाक है कैंसर्स काज करने में। अब जो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है, हमने गाड़ा सेल करके वैक्सीनेशन स्टार्ट करी है गाड़ा सेल से, वो जो एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है। क्वाड्रिवेलेंट मतलब 4 वेरिएंट्स को ये टारगेट करता है। जैसे मैंने कहा कि 17 वेरिएंट्स है, क्या नाम है इसका, ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस में 4 वेरिएंट्स को ये ज़्यादा टारगेट कर लेता है, 16, 18, 6 एंड 11। 6 एंड 11 एनोजेनेटल वाट्स काज कर लेते हैं। और बाकी जो आप स्क्रीन पे देखते हैं और भी कहीं तरह के वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे ये सर्विरिक्स, सर्वावैक, गार्डासिल 9। मगर हमारी गवर्नमेंट ने जो अभी लिया है वो यही क्वाड्रिवेलेंट गार्डासिल है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्यों अगर हमने खाली ये क्वाड्रिवेलेंट गार्डासिल लिया है तो हम बाकियों को यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, ये भी थोड़ी देर में हम समझ लेंगे। अगर हम इसकी डोसेज पे जाएं हम तो 0.5 ml की एक वाइल आती है, तो ये एक वाइल का हमारा डोज है गाढ़ा सेल का। इसका जो टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर सेंसिटिव वैक्सीन है ये। शेल्फ लाइफ इसकी 36 मंथ्स है। और टारगेट पॉपुलेशन जो है ग्रेटर देन 9 ईयर्स, जितने भी मतलब 9 साल के जितने भी, चाहे हम अभी बच्चियों की ही बात करते हैं, गर्ल्स की बात कर लेते हैं, मगर ये मेल में भी दिया जा सकता है, वो भी देख लेंगे हम किस कंडीशन में मेल में दिया जाता है। अभी हम देख लेंगे कि टारगेट पॉपुलेशन जो है ग्रेटर देन 9 ईयर्स ऑफ एज है। अच्छा, गार्डासिल जो क्वाड्रिवेलेंट है, इसको हम, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि +2 से +8 तक इसको स्टोर करना है डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये फ्रीज सेंसिटिव है। और जो मैंने अभी डोसेज बोली 0.5 ml, ये हमने अपर लेफ़्ट आर्म में देनी है। अपर लेफ़्ट आर्म में देने का फंडा क्या है, ये इसलिए कि ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म्स कौन कौन सी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, AMPHCs, UPHCs, CHCs, SDH, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, GMC और इससे भी बड़े बड़े सेंटर्स जितने भी हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक MO होना चाहिए 24/7, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए और एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। प्रिंटर का इससे क्या कनेक्शन है, प्रिंटर का ये कनेक्शन है कि जिस भी बेनिफिशियरी को हम ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस का इंजेक्शन देते हैं उसको हमने एक प्रिंट आउट भी देना है उसकी सर्टिफिकेट का, इसलिए प्रिंटर होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो अच्छा, वैक्सीनेशन हमने अभी जैसा कि मैंने बोला है 9 ईयर से ज़्यादा जितने भी हैं वो कर सकते हैं, मगर हमने अभी जो टारगेट ग्रुप रखा है वो बच्चियां हैं, वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपना 14th बर्थडे तो मनाया है, अभी उनका 15th बर्थडे नहीं आया। तो बाकी पॉपुलेशन को ये वैक्सीन कब किया जाएगा, होपफुली जब हमारा ये पायलट प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, इसके बाद शायद गवर्नमेंट इसको, जो रूटीन वैक्सीनेशन है, शायद गवर्नमेंट उसमें इनॉकुलेट कर दें इसको। तो अच्छा, ये जो वैक्सीन है, एक ये भी क्वेरी है कि क्या हम इसको को एडमिनिस्टर कर सकते हैं कि नहीं। को एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है कि किसी लड़की ने दूसरा कोई वैक्सीन भी लिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल TD का एक वैक्सीन लिया है उसने,
तो सेम डे पे हम उसको ये दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, उसको ये दे सकते हैं, मगर हमारी साइट्स जो है, वैक्सीन साइट्स है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे वो वैसे भी हम जब कोई वैक्सीन देते हैं तो उसकी जो, जैसे मैंने अभी बोला था, इसका जो लेफ़्ट अपर आर्म पे देते हैं, साइट पहले से ही हमने डिसाइड करी होती है कि एक वैक्सीन की साइट कौन सी होगी, दूसरी वैक्सीन की, मगर फिर भी एक वैक्सीनेटर को याद रखना है कि अगर हम को एडमिनिस्टर कर रहे हैं इसको, अगर दूसरे किसी वैक्सीन के साथ दे रहे हैं, इनकी वैक्सीनेशन साइट्स जो है डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी हम दूसरे वैक्सीन के टाइम भी इसको दे सकते हैं। अच्छा, अगर हम स्टेट वाइज बात कर लें कि दूसरे स्टेट का हमें कोई बंदा आता है कि हमारी जो बच्ची है 14 ईयर्स की है, हमने इसको वैक्सीनेट करना है, तो क्या हम दूसरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल हम जे.एंड.के से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे कोई से फॉर एग्जांपल बिहार से आया, तो वो बच्ची है 14 ईयर्स की है, तो क्या हम उसको वैक्सीनेट कर लें? हाँ बिल्कुल, उसको किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में हमने वैक्सीनेट करना है, अगर वो 14 ईयर्स की बच्ची है तो। माइक्रो प्लानिंग में हम देख लें, जो हेल्थ फैसिलिटी लेवल पे माइक्रो प्लानिंग इसकी होती है, वो कोल्ड चेन पॉइंट होना चाहिए, जैसे हमने पहले ही भी बोला, एक डेडिकेटेड एमओ होना चाहिए 24/7, वहाँ पे एक डेस्कटॉप, लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए, हैं? और कैलकुलेटिंग द टारगेट पॉपुलेशन, हम लगभग लगभग 1% अपना जो पॉपुलेशन है उसको लेके चलते हैं कि जो पायलट बेसिस पे हमारा ये अभी वैक्सीनेशन हो रही है, लगभग 1% पॉपुलेशन को हम लेके चलते हैं। और हमें एक वैक्सीनेटर चाहिए होगा वहाँ पे, एक वेरीफायर चाहिए होगा, मोबालाइज़र जिसमें आशा वर्कर्स हो सकती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो सकती हैं, और वॉलंटियर्स भी कुछ आ सकते हैं, जो हमारे लिए वहाँ पे मोबलाइज़ कर ले इनको, लड़कियों को। और एक बात जो वैक्सीनेटर्स के लिए है खाली, ये जो वैक्सीनेशन है, ये यूविन पे इसकी रजिस्ट्रेशन डेफिनेट है। डिजिटल कंसेंट लेना ज़रूरी है पेरेंट्स का, वो एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी शेयर किया जाएगा आपके साथ। और इसमें हमने क्या करना है, एज के लिए हमने कोई गवर्नमेंट आई कार्ड जैसे आधार कार्ड अपलोड करना है। और अगर कोई पेरेंट आता है और वो बोलता है कि मेरी जो लड़की है, इसकी एज एक्चुअली सर 14 है, मगर इसके आधार कार्ड पे 15 लिखी है, 16 लिखी है, तो हम एक रिटन कंसेंट लेंगे उस पेरेंट का, वो कंसेंट अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स की जगह, तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर वो श्योर है उसका, चाहे वो फादर हो, चाहे वो मदर हो, उनके साथ हो, अगर वो श्योर है कि मेरे जो बच्ची है उनका कोई एज इशू है डॉक्यूमेंट पे, एक्चुअली ये 14 की है तो डॉक्यूमेंट बता रहा है ये 13 की है, या 16 की है, या 15 की है, तो वो राइटिंग में दे कि नहीं, एक्चुअली मेरी बच्ची जो है इसकी एज 14 ही है और हम वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं इस बच्ची के लिए, तो वो हम अपलोड कर सकते हैं वही डॉक्यूमेंट, तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, कंसेंट फॉर्म। ये आप देख सकते हैं कि सेशन की ड्यूरेशन हम 9 AM से 2 PM तक रख सकते हैं। और हर एक बेनिफिशियरी को जिसको आप इंजेक्शन दे रहे हो, उसको आप बोलेंगे कि कम से कम 30 मिनट वैक्सीनेशन साइट पे रुक जाए, ताकि हम कोई एडवर्स इवेंट ना हो, उसको प्रॉपरली फॉलो कर पाएँ। देखिए, एक सिंगल डोज यहाँ पे हमने की मैसेजेस में देखा है कि सफिशेंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट HPV वैक्सीनेशन और दिस इन्फेक्शन, सॉरी। तो जितने भी आजकल की जेनजीज जो हैं, जितने भी बच्चे हमारे पास वैक्सीनेशन करने आएंगे, वो ये पूछेंगे कि मैम या सर, हमने इंटरनेट पे देखा हुआ है कि 3 डोजेज़ लेनी होती है इस वैक्सीन की, या कहीं कहीं पे 2 डोजेज़ लेनी है, तो आप एक क्यों दे रहे हैं? उनको ये आपने बताना है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनने प्रॉपर रिसर्च के बाद देखा हुआ है कि 2 वैक्सीन या 3 देने का जितना फ़ायदा है, उतना लगभग एक से भी हम अचीव कर पा रहे हैं। इसलिए अगर हम एक वैक्सीन से ही उतना फ़ायदा अचीव कर पा रहे हैं जितना हमारे 2 डोजेज़ या 3 डोजेज़ अलग अलग टाइम पे लगाने से होते हैं, इसलिए फ़ायदा यही है फिर एक ही डोज़ लगाया जाए। और हाँ, इनको हमने 30 मिनट
वहाँ पे बिठाना है वैक्सीनेशन के बाद। तो ताकि हम देख लें कि एक्यूट इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जितने भी होते हैं AEFIs, वो मतलब अगर होते हैं तो हम उनको वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसी आधे घंटे में। और इनको ये भी बता सकते हैं कि कुछ 2-3 दिन में अगर कोई आपको और कोई एडवर्स इवेंट लगे तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे जितने भी एडवर्स इवेंट्स, चाहे वो माइल्ड हो या थोड़े से सीवियर हो, तो वो 2-3 दिन में, पहले तो आधे घंटे फर्स्ट हाफ एन आवर में ही आते हैं, और 2-3 दिन में भी आ सकते हैं। तो हम इनको तब बोल सकते हैं कि आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में किसी मेडिकल ऑफिसर के पास चले जाएं दिखाने। टारगेट पॉपुलेशन जैसे हमने पहले ही बोला है कि 1% पॉपुलेशन है। वैक्सीनेशन मैनेजमेंट हमारा जो है, इसमें हमने एश्योर करना है, बार बार हम बोल रहे हैं कि +2 से +8 डिग्री सेल्सियस में इसको रखें। ये फ्रीज़ नहीं होना चाहिए। एक बार अगर ये वैक्सीन फ्रीज़ होता है तो इसकी जो पोटेंसी है ये ख़राब हो जाती है, ये वैक्सीन ख़राब हो जाता है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन है ये, और फ्रीज़ सेंसिटिव वैक्सीन भी है। मतलब अगर +8 से ज़्यादा भी हम इसको टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम रखें, ये ख़राब हो जाएगा। और अगर हम इसको ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में भी रखें, इसको फ्रीज़ भी करें, तब भी ये वैक्सीन ख़राब हो जाता है। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग लगभग हर एक वैक्सीनेटर को ये पता ही होगा, फिर भी एक बारी हम बता देंगे कि वैक्सीन के जो उसका जो कवर लगा होता है, वहाँ पे एक जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक राउंड एक गोल होता है, और इसके अंदर एक स्क्वायर होता है, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर होता है। अगर जब तक ये सर्कल इस स्क्वायर से डार्क है, मतलब या तो स्क्वायर पूरा वाइट हो या थोड़ा सा डार्क हो सकता है, मगर इस सर्कल के कंपेरेबल कम डार्क हो, तब तक ये वाइल हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये अंदर का स्क्वायर और बाहर का जो सर्कल है एक जैसे बन रहे हैं, या अंदर का जो स्क्वायर है ज़्यादा डार्कर हो रहा है बाहर वाले सर्कल से, तो फिर हमने इस वाइल को यूज़ नहीं करना है। ILR में अगर देखा जाए ये कहाँ पे रखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी के साथ में ही इसको रखा जाता है। मतलब स्टोरेज चैम्बर्स में इसको रखा जाता है, ज़्यादा नीचे नहीं रखेंगे इसको। हेपेटाइटिस की बी के साइड में, जैसे हम देख पा रहे हैं, PCV इसके एक साइड में है, हेपेटाइटिस बी इसके एक साइड, और ऊपर खाली डाइल्यूएंट्स रखे हैं। ये यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से दिखाई दे रहा है। अच्छा, और एक चीज़ कि हमने जब भी ये वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह लेनी हो तो प्रॉपर वैक्सीन कैरियर में ले जाएं इसको। वैक्सीन वाइल मॉनिटर है, इसका पूरा ख्याल रखें। हम ये भी देख लें कि +2 से +8 के दरमियान डिग्री सेल्सियस के दरमियान ही हम इसको ट्रांसपोर्ट भी कर पा रहे हैं। और कभी भी प्री फिल्ड सिरेंज ना रखें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अभी बेनिफिशरीज बाहर वेट कर रहे हैं, तो से फॉर एग्जांपल कि 10 बच्चियां बाहर वेट कर रही हैं और एक बच्ची अभी आई, हमने ऑलरेडी 8 सिरेंज या 9 सिरेंज प्री फिल करके रखे हैं। ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करनी है। जब भी एक बेनिफिशरी आपका बैठ जाता है आपके सामने वैक्सीन लगाने, खाली उसका वैक्सीन लोड करें, तो बाकी जब दूसरा अंदर आता है तभी आप उसका वैक्सीन लोड कर लें। AEFI के बारे में थोड़ा देख लेंगे हम। AEFI एक्चुअली होता क्या है? AEFI is any untoward medical occurrence that follows immunization and which does not necessarily have a causal relationship with the use of the vaccine। देखो, AEFI वैक्सीनेशन के इम्यूनाइजेशन के बाद जो भी अनटूवर्ड मेडिकल ऑकरेंस होती है, चाहे उसकी डायरेक्ट रिलेशन हो इस वैक्सीन से या ना हो, अगर कोई भी अनटूवर्ड मेडिकल ऑकरेंस होती है उसको हम AEFI में काउंट कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ साइंस मिल सकते हैं, जैसे एब्सेस फॉलोइंग वैक्सीनेशन, एबनॉर्मल लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स मिल सकती है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और
जो मतलब प्लेटलेट्स का कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और सिम्टम्स मिल सकती हैं जैसे डिसेमिनेटेड बीसीजी इन्फेक्शन फ्रॉम बीसीजी वैक्सीनेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है एईएफआई के। एईएफआई जो है माइनर हम कैटेगराइज कर लेंगे, सीवियर और सीरियस, मतलब तीन कैटेगरीज में हम एईएफआई को कैटेगराइज करते हैं, माइनर एईएफआई, सीवियर एंड सीरियस। माइनर तो बहुत कॉमन होते हैं और 2-3 दिन में खुद ये ठीक हो जाते हैं। जैसे जहाँ पे हमने वैक्सीन लगाया हुआ है वहाँ थोड़ी पेन होगी, वहाँ पे थोड़ी रेडनेस होगी, थोड़ा सा स्वेलिंग होगी, थोड़ी सी वीकनेस फील होगी जिसको हमने वैक्सीन दिया हुआ हो, और थोड़ा सा पैरास्टामॉल वगैरह, पैरास्टामॉल देने से ये ठीक हो जाता है। माइल्ड में फीवर भी आ सकता है थोड़ा सा, जैसे 100.4 डिग्री सेल्सियस तक, और पैरास्टामॉल से वो मैनेज हो जाता है 2-3 दिन में। अगर हम सीवियर की बात करें, सीवियर रेयरली देखा जाता है, जैसे हाई फीवर आ जाए 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाए, मतलब जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया हो उससे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक स्वेलिंग हो जाए, तो इसमें हम ओपीडी की कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसको भी एक एमओ जो देख के 2-3 दिन तक पैरास्टामॉल लिख सकता है, और फॉलोअप के लिए भी एक आध बार उसको बुला सकते हैं। एक सीरियस करके एईएफआई आता है जिसमें पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़े, जिसमें डेथ हो जाए किसी की, जिसमें परसिस आई मीन टू से कि जिसमें डिसेबिलिटी हो जाए किसी की, या जिसमें बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस हो, या हो जाए बर्थ डिफेक्ट, जैसे माँ ने कोई वैक्सीन लिया हो और फिर उसके पेट में तब बच्चा था, वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के बाद जब टर्मिनेट हुई प्रेगनेंसी, जब बच्चा हुआ तो उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट आया, तो ये सीरियस एईएफआई में काउंट किया जाएगा। तो ये सीरियस, ये तो हम एईएफआई के टाइप्स पढ़ रहे हैं, मगर देखा गया है कि जो हमारा जो आज जिस वैक्सीन के बारे में हम बात करें, ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस वैक्सीन के बारे में, उसमें माइनर एईएफआई ही मिलते हैं, क्योंकि ये 20+ ईयर्स की एक मतलब 20 साल से ये वैक्सीन हम देते आ रहे हैं। 2016 में ये ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग 70% जो उनकी रिप्रोडक्टिव एज में वुमन है उनको ये वैक्सीन लग चुका है। ये यूएस में लगभग 50% ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो वुमन है उनको लग सकता है। हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड बहुत लंबा है, और इस टाइम में इस वैक्सीन के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसा नहीं कि ये कल का वैक्सीन है तो आज हम करेंगे, हमें इसके बारे में पता नहीं कि ईएफआईज़ कितनी होंगी, कौन सी होंगी। माइनर देखी गई है, माइनर देखी गई है कि वहाँ पे थोड़ी सी पेन हो सकती है जगह पे, थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, और लो ग्रेड फीवर हो सकता है, या सीवियर भी कभी कभी देखा गया है, कभी कभी कि 1-2 दिन तक थोड़ा सा हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है। मगर जो सीरियस वाली कैटेगरी है वो रियरली देखी गई है, रियरली मतलब लाखों, या हम कहेंगे कि मिलियंस में एक आधा होगा जिसकी एनाफाइलेक्सिस हो गई हो, या जिसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े। वो बहुत 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 रेयर केसेस है इसमें, ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस वैक्सीन में। तो एईएफआई की हम कैटेगरी देखेंगे इससे पहले कि हम वीडियो को वाइंड करें। एक वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन होती है कि वैक्सीन में जो प्रोडक्ट है उसके मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें, तो कोई बंदा जो है या बंदी हो उसको ऑलरेडी उन प्रोडक्ट से एलर्जिक है, तो वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन कहते हैं उसको। वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन। दूसरा है कि वैक्सीन जो है इसकी क्वालिटी में कोई डिफेक्ट है, जैसे मैन्युफैक्चरर को जो चीज़ें इसमें देनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिनट में कहता हूँ कि हमें एटीन्यूएटेड इसमें कोई वायरस देना था तो उन्होंने लाइव दे दिया, गोया कि इसकी क्वालिटी डिफेक्टेड है, तो उससे अगर कोई एईएफआई हो जाए, दैट इज़ वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन। इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन, अब ये आता है हमारे वैक्सीनेटर्स पे कि उन्होंने अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की वैक्सीनेशन की, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की, एक निडल को पहले नीचे रखा टेबल पे, टेबल से टच कराया, उसके बाद उसी से हम वैक्सीन भर रहे हैं और वही दे रहे हैं, तो
ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स हैं इसकी जो है, तो इसको हम कहेंगे इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन। एक आता है हमारा इम्यूनाइजेशन ट्रिगर्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो आजकल की जैसे हमने बोला कि 14 ईयर्स की जितनी बच्ची है, जनजी बच्चियां हैं, तो ये ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होती है, इन्होंने पूरा पढ़ा होता है कि ये वैक्सीन ऐसा है, फिर थोड़ी पेन हो सकती है, वो है, ये है। तो एक्चुअली ये पहले ही स्ट्रेस्ड होती है वैक्सीन लगाने से पहले। वैक्सीन जैसे ही लगता है इनको, ओवर स्ट्रेस होने की वजह से ये इनको फेंट वगैरह हो सकती है। इस उस चीज़ को हम कहेंगे इम्यूनाइजेशन ट्रिगर्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और लास्ट है को इंसिडेंटल इवेंट्स, जैसे कि कोई लड़की पहले से ही वो उसको बुखार है, फॉर एग्जांपल नमूनिया है, उसको मलेरिया है, डेंगी है, तो अब वो आई, उसने वैक्सीन भी लगवाया और उसका वो नमूनिया वाला फीवर एसेंटिवेट हो गया, या डेंगी वाला या मलेरिया वाला, और उसको लगता है कि ये शायद मेरा वैक्सीन से ही हुआ। एक्चुअली वो वैक्सीन से नहीं हुआ होता है, इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंटल इवेंट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि AEFIs हो सकती हैं, और AEFIs होती भी है। इसलिए जहाँ पे भी हम ये वैक्सीन करते हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी एडमिनिस्टर करने की जितनी भी हमारी साइट्स है, वहाँ पे एक AEFI किट होना चाहिए। वो लाजमी और लाजमी होना चाहिए AEFI किट। एक एनाफिलेक्सिस किट भी होना चाहिए। AEFI किट मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ पे होते हैं उनकी डेस्क पे रहेगा 24/7, और एक एनाफिलेक्सिस किट रहेगा, वो जो वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रही हैं या कर रहा है उसके पास में रहेगी। एड्रेनलिन उसमें होएगा, एक ट्यूबरकुलिन सिरिंज होगा, और प्रॉपर डोज चार्ट लगा होगा। जैसे ही उनको लगे कि कोई हमारा AEFI हो रहा है, तो एड्रेनलिन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमें कभी लगता है कि एड्रेनलिन देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, तो ये हमने दिमाग से निकालना है कि हमारी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आती हैं कि अगर आप सस्पेक्ट भी कर लेते हैं कि कहीं AEFI है, तो आप एड्रेनलिन दें। ना देने से देना बेहतर है। अगर हम ना देंगे और अगर वो सही में कोई AEFI होगा और बाद में एनाफिलेक्सिस हो जाए, तो बंदे की जान जा सकती है। इसलिए अब प्रॉपर डोसेज कैलकुलेट करके अगर देंगे तो बंदे की जान नहीं जा सकती, हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो में इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।